हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द टैगलाइन एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगा लाला। तो आज हमें शुरू करना है पेज नंबर 271 से फ्रॉम द टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ वाला टॉपिक है। इससे हर साल या ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर पर तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ आपको क्या क्या कवर करना होगा। जैसे यहाँ पर ना आपको काफ़ी सारी वॉल्यूम्स बताई होंगी। पहले तो आपको उनकी वॉल्यूम पता होनी चाहिए कि भाई वो जो वॉल्यूम है उसकी डेफिनेशन क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन ये कौन सी वॉल्यूम है, तो आपको पता होना चाहिए ये ERV है, ये TV है। आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। फिर आपको इनकी एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 500 ml है, इसकी वैल्यू 1000 ml है। तो ये सब हमें कवर करना है इसमें। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट वॉल्यूम से, दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म है जिसकी TV। तो इसकी डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। दैट इज़ अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। तो यहाँ पर हमें बताया कि टाइडल वॉल्यूम होती क्या है। जो भी हम नॉर्मली एयर जो हैं वो इंस्पायर करते हैं, लेते हैं या छोड़ते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर, इसकी वैल्यू होती है 500 ml। ये हेल्दी मैन की हमें बताई हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पर मिनट कितना होगा तो 6000 to 8000 मिलीलीटर पर मिनट। ये जो 6000 to 8000 मिलीलीटर पर मिनट है इसे हम मिनट वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, दैट इज़ 1000। तो आपसे ये भी बोला जा सकता है कि 6 से 8 लीटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम पर, दैट इज़ द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे हम कॉम्प्लीमेंटल एयर के नाम से भी जानते हैं। It is the additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration। तो जब हमें जो भी अलग से हम वॉल्यूम को धक्के से जो इंस्पायर करते हैं, हम जैसे कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम जोर जोर से इंस्पायर करने लगते हैं, तो वो जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं उसका नाम होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 मिलीलीटर, 2500 to 3000 मिलीलीटर। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड वॉल्यूम पर, दैट इज़ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ERV। आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स भी अच्छे से पता होनी चाहिए। इसे हम सप्लीमेंटल एयर के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। दिस एवरेजेस 1000 to 1100 मिलीलीटर। तब यहाँ पर बोला है कि जो धक्के से हम मतलब जोर लगा के बाहर की तरफ सांस जो छोड़ते हैं उसे हम ERV बोलते हैं। इसकी वैल्यू है 1000 से 1100 मिलीलीटर। पहले हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, वो तो नॉर्मल टाइम पर था, जो हम ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो था 500 मिलीलीटर। फिर IRV में हमने पढ़ा जो हम जोर से लेते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम, फिर उसकी वैल्यू हमें बताई। ERV में जो हम एडिशनल वॉल्यूम छोड़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट वॉल्यूम पर, दैट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट शॉर्ट फॉर्म इज RV। Volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. This averages 1100 to 1200 मिलीलीटर। अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो एक ऐसी वॉल्यूम है एयर की जो लंग्स में रहती है, चाहे हम जितना मर्जी ज़ोर से सांस बाहर की तरफ छोड़ दें लेकिन फिर भी वो लंग्स में रहती है। उसका नाम होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 1100 to 1200 मिलीलीटर। कई बार हमें ERV और जो ERV हमने पढ़ी क्योंकि उसकी वॉल्यूम क्या थी 1000 to 1100, और जो RV है उसकी है 1100 to 1200। इनकी वॉल्यूम्स में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप इन्हें ध्यान से याद करना है। इन्हें टेस्ट में भी कन्फ्यूज़ किया जा सकता है आपको बार बार। नेक्स्ट लाइन इज बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज़ विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब हमें बताया कि ये जो वॉल्यूम्स थी ये हमने पढ़ लिए हैं। वॉल्यूम्स है TV, RV, ERV एंड IRV। अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज़। पल्मोनरी कैपेसिटीज़ किन से मिलकर बनी होती हैं, जो हमने ऊपर वॉल्यूम्स पढ़ी, इनमें आपस में इन्हें हम जोड़ते जाते हैं और एक पर्टिकुलर कैपेसिटी बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे अपनी पहली पल्मोनरी कैपेसिटी, दैट इज़ द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC।
इसकी डेफिनेशन हमें दी हुई है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें बताया कि इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी किस किस से मिलकर बनी है, ये बनी है टीवी प्लस आईआरवी से। और ये कौन सी एयर होती है जो पर्सन एक इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसको जब हम टीवी प्लस आईआरवी करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 3000 to 3500 ml। नेक्स्ट इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी विच इज ऑल्सो नोन एज EC। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब कितनी हम छोड़ सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब नॉर्मली सांस लेने के बाद हम कितनी छोड़ सकते हैं। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी प्लस ERV। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब हम टीवी कितना था 500 और ERV कितना था 1000 to 1100, तब हम इन्हें प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी 1500 to 1600 मिलीलीटर। नेक्स्ट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी विच इज ऑल्सो नोन एज FRC। It is the volume of air that will remain in the lungs even after the normal expiration। नॉर्मली हम सांस छोड़ देंगे, उसके बाद कितनी एयर बच जाती है हमारे लंग्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं FRC। ये किस किस वॉल्यूम से मिलकर बनी है, दैट इज़ द ERV प्लस RV। तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 2100 to 2300 मिलीलीटर। ये वैल्यूज़ आप भी साइड में लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऐड करके लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार टेस्ट में पूछ ली जाती है। Next is the vital capacity, the maximum volume of the air a person can breathe in after a forced expiration। ये वो वॉल्यूम है जो कि एक पर्सन अंदर की तरफ ले सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, मतलब बाहर उसने फोर्सफुली छोड़ दी, उसके बाद भी कितनी अंदर ले सकता है, उसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, दिस इंक्लूड्स ERV, TV एंड IRV। मतलब ये किससे मिलकर बनी हुई है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द टाइडल वॉल्यूम। और इट इज़, इसकी एक और डेफिनेशन है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, या कितनी हम बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 4000 to 4600 मिलीलीटर। नेक्स्ट इज द टोटल लंग कैपेसिटी विच इज ऑल्सो नोन एज TLC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पायरेशन। इसके अंदर हमें जितनी भी लंग की वॉल्यूम है वो सारी की सारी हमें इंक्लूड करनी होती हैं, जैसे कि RV, ERV, TV और IRV। या हम इसे एक और तरीके से भी बोल सकते हैं VC प्लस RV। ये हमने क्यों बोला, क्योंकि VC हमें पता है VC किस किस चीज़ से मिलकर बना था, ERV, TV और IRV को। तो आपको सारी तरीके से पता होना चाहिए किसका क्या फॉर्मूला बनता है। तो ये टॉपिक एक बार दोबारा से आप बहुत अच्छे से लिख के याद कर लेना, किसकी क्या डेफिनेशन है, कितनी वॉल्यूम है, कौन किससे मिलकर कैपेसिटी किस किस का सम होता है, वो सब आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज 17.3 एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो हमें यहाँ पर बताया है कि मेन साइट कौन सा होता है गैसेज एक्सचेंज का, दैट इज एल्वियोलाई। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो आंसर क्या होगा, एल्वियोलाई। नेक्स्ट लाइन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमें बताया कि O2 और CO2 का एक्सचेंज किस बेसिस पर होता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बीच में, और किस प्रोसेस से होता है, दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन। Next line is solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some of the important factors that can affect the rate of diffusion। तो अगर आपसे पूछा जाए कि rate of diffusion किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए solubility of gases और thickness of membrane पर। और एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ओनली अपॉन द solubility ऑफ गैसेज। तो ये गलत होगा क्योंकि थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। Next line is pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is known as the partial pressure। तो जो हम बोलते हैं कि partial pressure ऑक्सीजन का इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना है, तो ये जो partial pressure है ये होता क्या है, प्रेशर contributed by the individual gas, मतलब जिस गैस के बारे में बताया हुआ, जैसे प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो वो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे कि वो कितना प्रेशर का कंट्रीब्यूशन कर रहा है पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस में, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर।
तो अब हमें जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिनोट करना है तो वो लिखा जाता है स्मॉल p एंड देन O2। फिर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताना है तो PCO2, p स्मॉल आएगा। नेक्स्ट लाइन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल 17.1 and in the figure 17.3. The data in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues. Similarly, फिर हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उन दोनों का पार्शियल प्रेशर अलग अलग साइड्स पर बताया हुआ है। अब हम देखते हैं जो हमें टेबल शो की हुई है और जो उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं। टेबल 17.1 पार्शियल प्रेशर किस में काउंट किया गया है? ये जो प्रेशर है इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक। तो पहले हमें बताया कि रेस्पिरेटरी गैस लिखी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जैसे एटमॉस्फेरिक एयर में हमें बताया कि ऑक्सीजन जो है 159 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 होता है, एल्वियोलाई 104 ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 40। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजन होगा 40 एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड में 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होगा 95 एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड होगा 40। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45। तो ये आपको इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है एल्वियोलाई में, तो आपको एक ही दम क्लिक करना चाहिए कि वो 104 होता है। आपको है ना ये टेबल बनानी आनी चाहिए। मतलब इसका ना एक और तरीका ये हो सकता है कि जैसे एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमें पता होती है 0.3 है, तो उसके बाद ना आप ये याद कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ 40 और 45 ही वैल्यू आनी है। तो आप खुद इमेजिन करके देखिए कि जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी ना, तो 40 और 45 में से ज़्यादा कौन है? 45। तो 45 वाली वैल्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास चली गई। टिश्यूज़ है वहाँ पर भी हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं तो वहाँ पर भी 45 हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छा ब्लड होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कम होगी वैल्यू, एल्वियोलाई में भी कम होगी तो वहाँ पर होगी 40। ऐसे ही हमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के पास 45 कभी नहीं होता। तो जब भी ऑक्सीजन के पास सबसे कम वाली वैल्यू होगी तो वो 40 आएगी। और सबसे कम कब होगी ऑक्सीजन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज़ में। और एल्वियोलाई में ज़्यादा होगी 104 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। तो इन कुछ तरीके से आप याद कर सकते हैं। याद तो देखो करना ही पड़ेगा, तो अपना कुछ भी तरीका लगा लो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले हम देखते हैं जो ऊपर हमें फिगर शो की है दैट इज़ 17.3। इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यूज विद द ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले आप देख सकते हैं हमें एक एल्वियोलस शो किया हुआ है जिसके अंदर एयर आ भी रही है, दैट इज़ इंस्पायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर कौन सी है? जो कि बाहर की तरफ जा रही है। फिर हमें एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बताया जो हम अभी टेबल में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ 104 mm ऑफ Hg फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 40 mm ऑफ Hg। फिर हमें दिखाया कि जो ऑक्सीजन है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रही है लेफ्ट एट्रियम ऑफ दी हार्ट के अंदर। और कौन सी वेन से जाती है? दैट इज़ अ पल्मोनरी वेन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो वेन्स हैं वो यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट टेबल में पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 95 mm ऑफ Hg इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा 40 mm ऑफ Hg। फिर इसके बाद जब हार्ट में प्योरीफाई हो जाएगा ब्लड तो फिर वो जाएगा सिस्टमिक आर्टरीज़ के थ्रू बॉडी पार्ट्स के पास। सिस्टमिक आर्टरीज़ कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mm ऑफ Hg रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। आपको ये ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टमिक आर्टरीज़ कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, तो ये कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है दैट इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको किसी और आर्टरी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। फिर उसके बाद जब ब्लड बॉडी टिश्यूज़ के पास पहुंच चुका है तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट की तरफ जाएगा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही हैं दैट आर द सिस्टमिक वेन्स। तो ये कैसा ब्लड कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45। तो फिर ये जाएगा राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में, देन राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में और उसके बाद दोबारा से एल्वियोलर एयर में, क्योंकि लंग्स के पास चला गया। लंग्स के पास किसके थ्रू जाएगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल गो थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
आई होप सो अब आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कई बार टेस्ट में भी पूछा जाता है। अब हम आते हैं थ्योरी पोर्शन पर। सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू द ब्लड एंड ब्लड टू द एल्वियोलाई। अब हमें बताया कि जो एक ग्रेडियंट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो उल्टी डायरेक्शन में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि टिश्यूज से ब्लड की तरफ और ब्लड से एल्वियोली की तरफ। Next line is, as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen। पहले तो आपको इस लाइन पर ये ध्यान देना है कि solubility कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। अगर आपसे पूछा जाए कौन ज़्यादा soluble है तो ज़्यादा soluble होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपसे मैथमेटिकल फॉर्म में पूछा जाए कि कितनी ज़्यादा टाइम्स वो ज़्यादा soluble है तो वो है 20 to 25 times much more soluble than the oxygen। The amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of oxygen। तो इसी वजह से क्योंकि वो soluble ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े से डिफरेंस पर भी मेम्ब्रेन पर वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करता है क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी लेयर्स से मिलकर बना होता है? 3 मेजर लेयर्स। उनके नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट इज अ थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, second one is the endothelium of the alveolar capillaries, and the third one is the basement substance, which is composed of the thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane which was surrounding the single layer endothelial cells of the capillaries। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन लेयर्स कितनी लेयर से मिलकर बना है, विच इज़ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के अब हमें नाम पता होने चाहिए। एक है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ये भी पता होना चाहिए कि वो जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो थिन है या थिक है, दैट इज थिक। सेकेंड वन इज़ द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज। इसमें आपको ऐसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है कि थिन स्क्वैमस एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज। तो आपको ध्यान रखना है एंडोथेलियम किसके बारे में था? एल्वियोलर कैपिलरीज के बारे में। और थर्ड क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस अब मिला किस किस से बनकर है? कंपोज ऑफ द थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि किसे सपोर्ट कर रही है? स्क्वैमस एपिथेलियम को, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो किसे सराउंड करती है? सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज। ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल लेयर थे एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन देम। नेक्स्ट लाइन इज, हाउ एवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो कितनी है, तो वो लेस देन अ मिलीमीटर है, मतलब 1 मिलीमीटर भी नहीं है, उससे भी कम है। Next line is, therefore all the factors in our body are favorable for the diffusion of oxygen from alveoli to the tissues and that of carbon dioxide from the tissues to alveoli। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूज़ कराते हैं ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से टिश्यूज़ की तरफ, क्योंकि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यूज़ छोड़ते हैं वो एल्वियोलाई के पास जाती है। अब आप देख सकते हैं साइड में जो हमें फिगर शो की है, दैट इज़ द फिगर 17.4 विच इज़ अ डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विद अ पल्मनरी कैपिलरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एयर अंदर भी जा रही है और बाहर भी आ रही है, और बीच में हमें क्या शो रही है? एल्वियोलर कैपिलरी। फिर जो हम रेड कलर की सेल्स देख पा रहे हैं दैट आर द रेड ब्लड सेल्स। के बाद आप देख सकते हैं हमें एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी भी शो रहा है, और बीच में जो येलो कलर का पोर्शन है दैट इज़ द बेसमेंट सब्सटेंस। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक जगह ब्लड कैपिलरी मार्क की हुई है और स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, जो कि कितनी बड़ी है? 1 सेल थिक है। अब आप इस डायग्राम की पूरी लेबलिंग्स ध्यान रखना, ये भी टेस्ट में दी जाती है, आपसे लेबलिंग्स पूछी जाएगी तो आपको लेबलिंग्स पता होनी चाहिए। आज हमें यहीं तक कवर करना था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो पल्मनरी कैपेसिटीज़ वाला हमने टॉपिक पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लेना। थैंक यू सो मच।